हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला में 590 प्रश्न कंप्लीट हुए थे। 591 नंबर प्रश्न से आज शुरुआत होगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्रश्न है 591 नंबर प्रश्न है। पूछा गया है कि बोत्सवाना के बारे में बताना हमें। कौन सा कथन सही है? बोत्सवाना। तो देखते बोत्सवाना के बारे में क्या है भाई। बोत्सवाना एक देश है, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया है कि बोत्सवाना एक लैंड लॉक्ड कंट्री है क्या, ठीक है। तो बोत्सवाना लैंड लॉक्ड कंट्री है, बात सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कैंसर का ट्रॉपिक जो है, कैंसर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये इसके माध्यम से गुजरता, मतलब इसके पास से होकर गुजरता है क्या? तो ये गलत है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि बोत्सवाना में दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखिए, बोत्सवाना क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अभी ये न्यूज में भी रहा है, यहाँ पे बहुत सारे हाथी मरे गए थे, ठीक है। कई सारे हाथी मर गए थे, इसलिए यहाँ देश न्यूज में रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि इसके आसपास देश, इसकी सीमा किससे किससे लगती है। तो हम बता दें, इसकी सीमा लगती है दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, ठीक है। इसके अलावा फिर जिम्बाब्वे से भी इसकी सीमा लग रही है, जिम्बाब्वे। इसके बाद, ठीक है। तो किससे किससे इसकी सीमा लग रही है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अब ये इसकी सीमा इन तीनों देशों से घिरी हुई है। तो ये आपको पता है लैंडलॉक्ड कंट्री कौन होते हैं? जिनकी सीमाएं पूरी तरह से महाद्वीपीय स्थिति में विद्यमान हो या फिर महाद्वीपीय क्षेत्र से घिरे हुए हों, मतलब जमीन से घिरे हुए हों, ठीक है। तो वही होता है लैंडलॉक्ड देश। तो इसकी सीमा है जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया से। हाथी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी ये न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हाथी मर गए थे, ठीक है। तो भाई इसका पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं क्या है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है। इसका 70% क्षेत्र कालाहारी कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। 70% जो क्षेत्र है वो कालाहारी रेगिस्तान से आच्छादित है, मतलब घिरा हुआ है 70% क्षेत्र। बोत्सवाना में दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 1,30,000 है, ये भी ध्यान रखना। अफ्रीका का सबसे पुराना निरंतर लोकतंत्र है ये भी ध्यान रखना। अफ्रीका महाद्वीप में जो लोकतंत्र चल रहा है वो सबसे पुराना लोकतंत्र यहाँ पे है। कहाँ पे? बोत्सवाना में। तो ध्यान रखना क्यों न्यूज में रहा है, क्या रहा ये, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है भाई। अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत में केंद्रीय काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। देखिए, केंद्रीय काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में काम कर रही है। कौन? यही राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA। तो बात सही है, गलत पूछा गया, हमें बताना है, ठीक है। ये सही नहीं है। अधिनियम के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुसूचित अपराधों के परीक्षण के लिए, अनुसूचित, ठीक है, के साथ परामर्श करके विशेष न्यायालय के रूप में सत्र के एक या अधिक न्यायालयों को नामित करेगा। देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है, इसके लिए काम करता है ये, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत, तो ये क्यों आएगा ऐसा, ठीक है।
तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसका गलत है, और इसका सही उत्तर इसलिए हो जाएगा बी। तो थोड़ा सा ध्यान रख के बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं क्या है। देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत में केंद्रीय काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में कार्य कर रही। पहला स्टेटमेंट सही रहा। केंद्र सरकार काम करती है, राज्य नहीं। ठीक, तो केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के, ना कि उच्चतम, ठीक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा अनुसूचित अपराधों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में सत्र के एक या अधिक न्यायालयों को नामित करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगी केंद्र सरकार। इसके बाद आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी होगी, अनुसूचित अपराधों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में सत्र के एक या अधिक न्यायालयों को नामित करेगा ये। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राज्यपाल की बात हो रही थी। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है। आ गया है उत्तर, जाने दीजिए। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला देखिए, इसमें सीधा सीधा दिख रहा कि इसका सही उत्तर ए है। ठीक है, अब जब सही उत्तर ए दिख रहा है तो हम सीधा ए कर देते क्योंकि टाइम बर्बाद कर फालतू है। वैसे देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त शामिल नहीं होते। ठीक है, मतलब एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा और 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त नहीं होंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और मतलब एक मुख्य और 2 रहेंगे और इसके सहायक के तौर पे। तो बात तो सही है क्योंकि ए दिख रहा सीधा सीधा। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कि गलत क्यों था? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट के रैंक के एक मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त नहीं हो सकते, 2 ही होंगे कुल मिलाकर। ठीक, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है? 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर ही होती है। इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। तो ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखना है। केंद्रीय कैबिनेट रैंक के एक मंत्री की बात हुई थी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया था दूसरा। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहेंगे, लोकसभा के विपक्ष नेता। ठीक, ये सब मिलके इसका गठन करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है? CIC, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, देखते क्या है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। तो पहला स्टेटमेंट सीधा गलत है। ठीक, इतने नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 5 ये हो जाएंगे तो एक ये भी, तो 6 हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा, मुख्य सूचना आयुक्त वह व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके क्या है? गलत हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? क्या पूछा गया? केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही गलत है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी क्या है। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की संख्या होती 10, मतलब 1 ये और 10 ये, मतलब 11। ठीक है, कभी बराबर की संख्या में नहीं होंगे, ध्यान रखना है। जिन्हें आवश्यक समझा जाए वही होता। ठीक, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त जो है कानून विज्ञान, ध्यान रखना, कानून विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन मीडिया, प्रशासन, शासन में व्यापक ज्ञान अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित होंगे। ध्यान रखना कौन कौन है? कोई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं। ठीक है, कानून का ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन मीडिया, प्रशासन, शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित होंगे, वही लोग चुने जाते हैं इसमें CIC में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है नीति आयोग के बारे में। ये प्रश्न बहुत सिंपल होगा। इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। केवल उन केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल का प्रतिनिधित्व नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में किया जाता है। सही है कि गलत है? सही नहीं बताना है, केवल उन।
तो पहला स्टेट केवल उन केंद्र शासित प्रदेशों विधानमंडल का प्रतिनिधित्व तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के में किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट NILERD एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है जो नीति आयोग से जुड़ा हुआ है। तो नाम ध्यान रखना इसका, ये स्टेटमेंट सही भी है। NILERD मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, केंद्रीय स्वायत्त संगठन है जो नीति आयोग से जुड़ा हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत। हाँ, तो गलत पूछा गया, तो इसलिए सही उत्तर इसका क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। ए इसका सही उत्तर है। हाँ, शासी परिषद देखो इसमें क्या है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें होते हैं, विधानसभाओं के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं, जो जिन राज्यों में विधानसभाएं हैं उनके मुख्यमंत्री भी होते हैं इसमें, अर्थात दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना, इस समय 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें होते हैं, 3 के मुख्यमंत्री और बाकी के उपराज्यपाल, ठीक। भारत सरकार ने 1962 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना की। यह नीति आयोग योजना मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही था। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें बताना भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में सही कथन कौन सा है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बारे में संविधान में कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। देखिए, कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, तो इसका मतलब है गलत है, ठीक। दूसरा है, संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल को उनके कार्यालय से उस तरीके से हटाया जाना चाहिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को हटाया जाता। तो सही है या गलत है। बात हो रही है भारत के महान्यायवादी की, तो ये भारत सरकार के प्रथम कानून विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। उनके लिए उनको सलाह देने का काम होता है। परंपरा है कि जो महान्यायवादी होते हैं, जब सरकार चेंज होती है तो ये भी अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं, अपना कार्यकाल, ये भी अपना कार्यालय छोड़ देते हैं, ठीक है। कौन? महान्यायवादी, ठीक है। तो भाई अगर ये छोड़ देते हैं तो संविधान के अनुसार जनरल को उनके कार्यालय से उस तरीके से हटाया जाना चाहिए जिस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो क्यों होगा ऐसा? सरकार के साथ आते हैं, सरकार के साथ ही जाते हैं ये, ठीक है। पहला स्टेटमेंट था कि कोई योग्यता क्यों नहीं होगी, महान्यायवादी हैं तो इनको कानून की जानकारी तो होनी चाहिए। अगर कानून की जानकारी नहीं है तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका सही उत्तर डी ही होना चाहिए, हाँ, ना तो डी ना तो ए, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते। देखिए, राष्ट्रपति भारत के लिए अटॉर्नी जनरल होने के लिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी, उसमें कहा गया है, ठीक है, संविधान में भी। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति खुशी के दौरान पद धारण कर, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार इनको पारिश्रमिक भी प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताना है। ली गई शक्तियों कार्यों के संबंध में विचार करके बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। न सही नहीं है मतलब गलत है, गलत पूछा गया है, सॉरी है। देखिए, NHRC के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाने, मुआवजे की सिफारिश करने के लिए व्यापक अधिकार है। सही है या फिर गलत है? NHRC के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाने, मुआवजे की सिफारिश करने के लिए व्यापक अधिकार, बात सही है, ये गलत नहीं है। NHRC है तो मानवाधिकार की बात करेगा ये। NHRC कोई भी कठोर उपाय कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जो इसके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। तो इस बात पे देखिए दूसरे स्टेटमेंट में जोर भी दिया गया है, कोई भी कठोर उपाय। कोई भी कठोर उपाय का क्या मतलब है?
ठीक है ना। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसका जब दूसरा स्टेटमेंट गलत है और गलत पूछा गया तो इसका सही उत्तर बी होना चाहिए। इसका सही उत्तर बी होना चाहिए, हाँ सही है। देखिए, इनके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जांच करने, अभियोजन की सिफारिश करने, जांच करने और मुआवजा देने की व्यापक शक्तियां हैं। सही बात है। आयोग के कार्य प्रकृति में मुख्य रूप से अनुशंसात्मक है, दंडात्मक नहीं, अनुशंसात्मक है। इसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की कोई शक्ति नहीं है, मतलब दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं ये अनुशंसात्मक कार्रवाई कर सकते हैं बस। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, दंडात्मक बिल्कुल नहीं। न ही पीड़ित को मौद्रिक सहित राहत सहित कोई राहत देने के लिए है, सिर्फ अनुशंसा कर सकते हैं इस चीज़ की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है। देखिए, मानवाधिकार बनता कैसे है, एक सवाल ये भी है। तो देखिए, मानवाधिकार के बारे में हम बताए होंगे पहले भी। इसमें मुख्य मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते ही हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश होते थे, पहले क्या होते थे, मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। फिर आपके जितने भी आयोग हैं, एससी आयोग, एसटी आयोग, महिला आयोग जो है, तो इनके भी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना, इसमें शामिल होते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो क्या क्या है। पहली बात तो सांविधिक निकाय है। कौन, मानवाधिकार आयोग सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, ये ध्यान रखना। संवैधानिक नहीं है, ये सांविधिक है, सांविधिक। ठीक। दूसरा चीज, इसका गठन हुआ है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, ये भी ध्यान रखना है। आगे भी है कि मानवाधिकार आयोग है तो मानवाधिकारों का प्रहरी होगा, ये भी। ठीक है ना। फिर देखिए, अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना, किए गए प्रयासों को पूर्ण व सशक्त बनाना इनका काम है। मानवाधिकार वाले मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना इन्हीं का काम है। ठीक है। संरचना के बारे में देखते हैं, क्या नाम है, NHRC। देखिए, इसमें बहुसदस्यीय है क्योंकि एक अध्यक्ष तो एक, बाकी 4 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष कौन होते हैं, हमने बताया था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्त जो होते हैं वही सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ना कि मुख्य न्यायाधीश, सिर्फ सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। ठीक। सदस्य कौन है, 4। एक तो उच्चतम न्यायालय के कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, एक उच्चतम न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश एक होंगे। दूसरे रहेंगे, एक और होंगे उच्च न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है। इसके अलावा एक और है, कौन है भाई, मानवाधिकार से संबंधित जानकारी या कार्य अनुभव वाला व्यक्ति भी इसमें शामिल होगा। ठीक है। अब ये 3 जो हैं वो कौन है, ये है पूर्णकालिक, तीनों लोग पूर्णकालिक हैं। ध्यान रखना, तीनों लोग क्या हैं, पूर्णकालिक। ठीक है ना, ये 3 लोग पूर्णकालिक हो गए। अब फिर और देखते हैं, NHRC का और भी 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य। अब वो 4 सदस्य कौन हैं ये देखते हैं। देखिए, एक तो होंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, तीसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष और चौथा राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। ठीक है। ये 4 जो हैं क्या होंगे, ये होंगे पदेन सदस्य। क्यों, क्योंकि जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है वो इसका सदस्य होगा, जो महिला आयोग का सदस्य अध्यक्ष है वो इसका सदस्य होगा, जो SC आयोग का सदस्य है वो इस अध्यक्ष है वो इसका सदस्य होगा, और ST आयोग का जो अध्यक्ष है वो भी इसका सदस्य होगा। ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है।
तो ये पदेन है और पूर्णकालिक में उच्चतम न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के कार्यरत सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उसके अलावा मानवाधिकार से संबंधित जानकारी कार्य अनुभव वाले व्यक्ति। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की बात हो रही है, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, सही बताना, सही कथन हमें बताना है। देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पर्यावरण संरक्षण, वनों के संरक्षण, पर्यावरण संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का प्रभावी और त्वरित निपटान करना, बात सही है। व्यक्तियों और संपत्ति को नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देना, ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका सही उत्तर। हाँ, देखते हैं क्या है। पर्यावरण संरक्षण, वनों संरक्षण, पर्यावरण संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का प्रभावी और त्वरित निपटान प्रदान करना। ठीक। दूसरा है व्यक्तियों और संपत्ति को नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देना। दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गए। ठीक। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य है, नाम क्या है उसका, नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, तो हम महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त की संस्था को स्थापित किया है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। देखिए 1971 में महाराष्ट्र ने क्या किया, लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लोकायुक्त की प्रणाली स्थापित की है और लोकायुक्त या उपलोकायुक्त की संस्थाएं 25 अक्टूबर 1972 को अस्तित्व में आ गई थी। अगला प्रश्न देखें। देखिए लोकपाल के दायरे में कौन आते हैं, बताना है सही उत्तर हमें। ठीक है, सही उत्तर बताना है कि लोकपाल के दायरे में कौन कौन से लोग आते हैं इसमें। तो देखते हैं कौन कौन आते हैं भाई। देखिए सशस्त्र बल, भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, कन्फर्म है। ठीक। समूह ए या समूह बी के अधिकारी भी आते हैं, ये भी सही है। 2, 3, 4, 2, 3, 4। समूह सी या समूह डी के भी अधिकारी इसमें आएंगे लोकपाल में। ठीक है, अब 2, 3, 4 तो सही है, पहला नहीं सही है, सशस्त्र बल इसमें नहीं शामिल है, तो सशस्त्र बल को हम काट देंगे। 2, 3, 4 इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं जल्दी से। देखिए इसमें यहाँ पे पूरा दिया गया है कौन कौन इसमें शामिल होंगे। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 आमतौर पर लोकपाल अधिनियम कहते हैं। भारत में भारतीय संसद का एक भ्रष्टाचार विरोधी नियम है, अधिनियम है। संसद का एक भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम है। कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए लोकपाल संस्था की स्थापना के लिए प्रदान करना चाहता है और उन्हें जोड़ने वाले मामलों के लिए भी। ठीक। देखिए निम्नलिखित लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आते हैं भाई। प्रधानमंत्री, संघ के सभी मंत्री जितने रहेंगे सब आएंगे, संसद के सदस्य भी आएंगे, समूह ए बी के अधिकारी और समूह सी या फिर समूह डी के अधिकारी इसमें आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पूछा गया है, ध्यान रखना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में कौन सा कथन सही है कि गलत है। सही पूछा गया है, देखते हैं। देखिए सही पूछा गया है, देखते हैं। इसकी स्थापना की सिफारिश संथानम भ्रष्टाचार निरोधक समिति ने की थी, बात सही है या फिर गलत है। देखिए संथानम समिति बनाई गई थी, सही बात है। इन्हीं के आधार पे सीवीसी का गठन हुआ है। ठीक। मूल रूप से सीवीसी ना तो एक संवैधानिक निकाय था, मूल रूप से बात सही है। जब संथानम समिति के आधार पे ऐसा किया गया तो कैसे हो सकता संवैधानिक निकाय। ठीक। और ना ही वैधानिक निकाय था, लेकिन 2003 में इसको सीवीसी पर वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला कानून बनाया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही होगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें दीवानी अदालत की सभी शक्तियां और इसकी कार्यवाही में एक न्यायिक चरित्र भी है, ये भी बात सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, सही पूछा गया था इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। हाँ, देखते हैं क्या है। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर डी हो गया। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। सीवीसी की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण समिति की संस्थानम कमेटी बनाई गई थी। तो ध्यान रखना, अगर किसी समिति की सिफारिश पर हुआ है तो वो मूल रूप से संविधान में नहीं था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ना तो संवैधानिक है मूल रूप से और ना ही वैधानिक। लेकिन 2003 में संसद ने क्या किया, सीवीसी पर वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला कानून बना दिया। इसमें दीवानी अदालत की सभी शक्तियां होती हैं। दीवानी अदालत ये शादी विवाह गोद लेना ये सब काम दीवानी अदालत में होता। ठीक, इसकी कार्रवाई में एक न्यायिक चरित्र होता है। तो तीनों स्टेटमेंट इसलिए सही हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये वाला प्रश्न है, इसकी व्याख्या हमने पिछले वाले वीडियोज में की है। पिछले वाला वीडियो मतलब इसके लास्ट जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने किया था। नबाम रबिया और बामंग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर। नबाम रबिया और बामंग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर 2016 का मामला है। तो ये किससे संबंधित था? ठीक है, ये किससे संबंधित था ये हमें बताना है। तो ये है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स से संबंधित है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर बी है। ठीक है, बी इसका सही उत्तर। हाँ देखिए क्या है, नबाम रबिया बामंग फेलिक्स बनाम सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक फैसले में अरुणाचल प्रदेश संवैधानिक संकट के परिणामस्वरूप उपसभापति ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्यपाल सदन को उपकृत कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ सदन को? वहाँ अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा को 2016 में ऐसा कुछ हुआ था। वहाँ पे उपद्रव कर सकते हैं और संसद उसको भंग भी कर सकते हैं उपराज्यपाल, वहाँ के राज्यपाल। मंत्रियों की जो परिषद होती, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करेंगे ऐसा। ठीक है, नबाम रबिया मामले में 5 न्यायाधीशों की बेंच थी, ये ध्यान रखना। बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति अत्यंत सीमित और न्यायिक समीक्षा के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी भी है। तो नबाम रबिया मामला है, ध्यान रखना किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या भाई। देखिए इसमें सही जोड़ा बताना, जोड़ा गलत नहीं करना है क्योंकि जोड़ा गलत होने से बहुत कुछ गलत होता। ठीक है, जोड़ा सही करना हमें भाई। देखिए कौन सा कथन सही है, कौन सा जोड़ा सही बैठ रहा है ये बताना। ठीक, ओकावांगो डेल्टा कहाँ पे? इथियोपिया में है। बंदर अब्बास दारफुर सूडान में तो है दारफुर। देखिए इसके वो देखते हैं क्या क्या है इस तरीके से। ठीक है, अब दिखेगा सही। देखिए ओकावांगो डेल्टा है, कहाँ पे है ओकावांगो डेल्टा भाई? ओकावांगो डेल्टा इथियोपिया में नहीं है। ठीक है, दारफुर सूडान में है। देखिए दारफुर सूडान में है और बंदर अब्बास आपका ईरान में पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि दारफुर सूडान में है और बंदर अब्बास ईरान में है। और ये आपका वो ओकावांगो डेल्टा वहाँ पे नहीं है, बोत्सवाना में है। बोत्सवाना कहाँ है? अभी हमने बताया था आपको, ओकावांगो डेल्टा बोत्सवाना में। तो बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक, देखिए बोत्सवाना में है ओकावांगो डेल्टा, दारफुर सूडान और बंदर अब्बास ईरान में है। दारफुर क्या है कि अभी खबरों में रहा है क्योंकि यहाँ पे 500 लगभग हथियारबंद लोगों ने क्या किया कि पश्चिम में दारफुर के मस्ती शहर में दारफुर का मस्ती शहर है, मासलित समुदाय को निशाना बना दिया। तो इससे अब एक चीज़ और कंफर्म हो गई कि मासलित समुदाय बोत्सवाना में पाया जाता है। ठीक, और इसमें 60 लोग मारे भी गए थे। 500 लोगों ने पश्चिम में जो दारफुर है, मस्ती शहर है, मासलित समुदाय है। ठीक, इतना ध्यान रखना। ओकावांगो डेल्टा खबरों में था क्योंकि पिछले 2 महीनों में, ये तो दारफुर हो गया, दारफुर सूडान में था। ठीक है, हाँ ओकावांगो डेल्टा खबरों में था क्योंकि पिछले 2 महीनों में क्या हुआ, यहाँ पे सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो हमने अभी पिछले वाले प्रश्न में हमने बताया था यहाँ पे हाथी बहुत सारे मरे थे। यहाँ पे बहुत सारे हाथी पाए जाते हैं, जहाँ जिनकी संख्या करीब 1,30,000 की है। ठीक है,
तो सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौतों का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। ठीक है, तो ओकावांगो डेल्टा ध्यान रखना नाम इसका। अब भाई ओकावांगो डेल्टा के बारे में भी कुछ जान जाते हैं। यह उन प्रमुख आंतरिक डेल्टा प्रणालियों में से एक जो समुद्र या महासागर में नहीं बहती। ठीक है, ध्यान रखना। इस डेल्टा में स्थायी दलदली भूमि और मौसमी बाढ़ के मैदान शामिल हैं। स्थायी दलदली भूमि और बाढ़ के मैदान शामिल हैं। यह डेल्टा कालाहारी रेगिस्तान का हिस्सा है इसमें। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल, और इसका अस्तित्व ओकावांगो नदी या फिर कवांगो नदी है। नाम इसका है ओकावांगो या फिर कवांगो नदी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय OCHA, ठीक है, OCHA क्या है भाई के संदर्भ में बता देना कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे सही नहीं गलत पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका कौन सा कथन गलत है। 91 में जटिल आपात स्थितियों प्राकृतिक आपदाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया। तो 1991 में जटिल आपात स्थिति प्राकृतिक आपदाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को मजबूत बनाने के लिए स्थापित किया। तो बात सही है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, यह संयुक्त राष्ट्र की आपदा राहत समन्वयक के कार्यालय का उत्तराधिकारी है। बात ये भी सही है। UNDRO पहले था, इसके बाद बना है OCHA, UNOCHA। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, गलत पूछा गया था, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, सही उत्तर डी हो जाएगा। हाँ, देखते हैं क्या है। देखिए, मानवीय मामलों समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय OCHA, UNOCHA जोड़ लेना इसको। एक संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। 91 में जटिल आपात स्थितियों प्राकृतिक आपदाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के आपदा राहत समन्वय UNDRO का कार्यालय का उत्तराधिकारी है। इतना ध्यान रखना है। आगे भी है, देखते हैं। OCHA जनादेश को बाद में मानवीय प्रतिक्रिया नीति विकास मानवीय वकालत के समन्वय को शामिल करने के लिए व्यापक किया गया, मतलब बढ़ाया गया। ठीक, 2016 विश्व मानवतावादी शिखर सम्मेलन हुआ है। 2016 का विश्व मानवतावादी शिखर सम्मेलन हुआ इस्तांबुल में। संयुक्त राष्ट्र विकास समूह में एक पर्यवेक्षक है। ये कौन? OCHA संयुक्त राष्ट्र विकास समूह UN डेवलपमेंट ग्रुप में पर्यवेक्षक है, और मुख्यालय इसका 2 जगह पे है। OCHA का मुख्यालय 2 जगह है। कहाँ कहाँ? एक तो है न्यूयॉर्क में और दूसरा है जिनेवा में। ध्यान रखना, 2 जगह मुख्यालय है, जिनेवा और न्यूयॉर्क में। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस किसके साथ जुड़ा हुआ है ये बताना है। ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस भारत और इजराइल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत और इजराइल के साथ जुड़ा हुआ है ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस। एक मिनट। तो ऑपरेशन ब्रीदिंग आपका भारत और इजराइल का एक, ठीक है, ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस भारत और इजराइल का। ठीक है, देखिए इजराइल की टीम है उच्च रैंकिंग अनुसंधान विकास R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट रक्षा अधिकारी और DRDO के नेतृत्व में कोविड-19 है के लिए तेजी से परीक्षण विकसित करने के लिए ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस चलाया गया है। ठीक है, इजरायली टीमों ने जिन परीक्षणों का परीक्षण किया उनमें एक है क्या, ऑडियो परीक्षण, एक है सांस परीक्षण, थर्मल परीक्षण, ओलिमिनो परीक्षण इसमें। ठीक है, जो कोविड-19 से संबंधित प्रोटीन को अलग करने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, ब्लू खसखस के बारे में बताना इसमें कौन सा कथन सही है। देखते हैं ब्लू खसखस क्या भाई। ब्लू खसखस जो है हिमालय के फूलों की रानी कहा जाता है ब्लू खसखस को। ठीक है ना, सही बात है। ब्लू खसखस को हिमालय के फूलों की रानी माना जाता है। दूसरा,
यह कुमाऊं से कश्मीर तक 3 से 5 हजार मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये भी बात सही है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही। तीसरा, यह फूलों के पौधों की एक प्रजाति है जिससे अफीम और खसखस दोनों प्राप्त होते हैं, और यह एक मूल्यवान सजावटी पौधा भी है। अफीम बोला गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अफीम यहाँ से नहीं मिलता है, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा सही। ठीक है। तीसरा गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बी सही उत्तर है। देखिए, 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं ब्लू पॉपी। नाम है मेकोनोपिस एक्यूलेट। हिमालय के फूलों की रानी माना जाता है ब्लू पॉपी मेकोनोपिस एक्यूलेट को, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, नहीं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टरमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बताना कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है इसमें, ठीक है। तो गलत कौन सा है ये हमें बताना है। देखते हैं। एनडीएमए के अध्यक्ष की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। बात सही है कि गलत है? पहला स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? गलत है ये, ठीक है। दूसरा है, एनडीएमए का अध्यक्ष एनडीएमए के उपाध्यक्ष के रूप में सदस्यों में से एक को नामित करता है। ये बात सही है। जो अध्यक्ष हैं वो उपाध्यक्ष के रूप में सदस्यों में से एक को नामित कर लेते हैं, भाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इसमें पूछा गया गलत कौन सा है, तो हम बता देते हैं ए इसका गलत है, ठीक है। देखते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पदेन अध्यक्ष के, ठीक है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। एनडीएमए का अध्यक्ष एनडीएमए के उपाध्यक्ष के रूप में सदस्यों में से एक को नामित, बस उपाध्यक्ष को एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है। अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री, अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बारे में उल्लेख है, सही है या फिर गलत है? सही पूछा गया है। बहरहाल पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 भारत के बाहर और भीतर लोक सेवकों पर लागू होगा, ये भी बात सही है, ठीक है। हमने बताया था ग्रुप ए और बी के अधिकारी, ग्रुप सी डी के अधिकारी प्रधानमंत्री होंगे, सभी कैबिनेट मंत्री जो होते सभी मंत्री, और उसके अलावा जो सदस्य होते हैं संसद के, ठीक है, सब पे लागू होगा। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। सी, हाँ सी सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बारे में उल्लेख किया गया है इसमें, फिर बाहर हो चाहे भीतर हो कोई भी हो लोक सेवकों पर लागू होगा ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, लोकपाल के 50% से कम सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों में से नहीं होंगे। मतलब 50% से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा ही हों, ऐसा है क्या? तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। लोकपाल का सदस्य किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं होगा। पंचायत का सदस्य क्यों होगा? बात सही है, ठीक है ना। पंचायत के सदस्य, ठीक है ना, तो पंचायत सदस्य नहीं होंगे। बाकी ये ध्यान रखना। दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसमें सही पूछा गया था, ठीक है। और जब सही पूछा गया सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। चलिए बी इसका सही उत्तर है, कहाँ गया ये, ठीक है। देखते हैं। लोकपाल 50% से कम सदस्य जो होते हैं वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक भी हैं, महिला भी हैं। इसमें ध्यान रखना है कौन कौन, SC ST OBC माइनॉरिटी और महिला, ठीक है। सदस्य किसी भी पंचायत नगर पालिका का सदस्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कौन कौन होते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के बारे में बताना कौन सा कथन सही नहीं है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता, बात सही है, सही है ना। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, बात सही है। दूसरा, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना नीति आयोग के कार्यों में से एक है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सही हैं और गलत पूछा गया था, इसलिए
इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या इसकी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सही है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना नीति आयोग के कार्यों में से एक है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य राज्य मंत्री के पद का आनंद लेते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही थे, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हुआ, डी हुआ, क्योंकि गलत पूछा गया था उसमें। अगला प्रश्न है, देखिए बताना निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही। भाग, ये क्या पड़ेगा, इसको क्या बोला जाएगा, 14 बोलेंगे इसको। ठीक है, एक्स वी होता तो 15, एक्स वी आई होता तो 16, ऐसे होता। ठीक है, तो एक्स आई भी है तो 14 है। ठीक है, ध्यान रखना 14 है। ट्रिब्यूनल को भारत के संविधान में 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बात सही है, गलत है? गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 323 बी लोक सेवा मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना पर ही विचार करेगा, ये भी गलत है। ठीक है, गलत दोनों हैं इसमें। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर डी होना चाहिए। ठीक है, सही उत्तर इसका डी होगा। देखते हैं, सही उत्तर डी है, डी है, सही है। देखिए क्या है कि 44वें द्वारा नहीं 42वें के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 323 केवल सिर्फ 323 है, 323 बी नहीं है वो। सार्वजनिक सेवा के मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान है इसमें। ठीक है, 323 के तहत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा ली गई शक्तियों कार्यों के संबंध में विचार करना, बताना कौन सा कथन सही है। हमने पिछले राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बताया था, तो इसके बारे में भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा। राज्य मानवाधिकार क्या काम हुई, राज्य सूची संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची उल्लिखित विषयों के संबंध में केवल मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तो बात सही है या फिर गलत है, ये बात सही है, मानवाधिकारों की बात करेगा भाई। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त और हटाया जाता है। देखिए नियुक्ति अलग है, हटाना अलग है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको राज्यपाल कर तो सकते लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, नियुक्त कर सकते हैं लेकिन हटाने का काम इनके पास नहीं है। हटाने का काम क्या है, राज्य मानवाधिकार को हटाने का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, तो ये बताना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को किस तरीके से हटाया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, सही पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। ठीक है ना, सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। हाँ, क्या है, मानवाधिकार आयोग राज्य सूची संविधान 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची, मतलब समवर्ती सूची और राज्य सूची में जो मानवाधिकार को उल्लंघन होंगे उन पर जांच करेगा। ठीक, यद्यपि एक राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करते हैं लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना है आराम से। चलिए अगला प्रश्न है सीबीआई के बारे में, केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में बताना कौन सा कथन सही है। तो सीबीआई सांविधिक निकाय नहीं है, सही है या गलत है, क्या है, सीबीआई सांविधिक निकाय नहीं है, तो सही बात है। सीबीआई की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संस्थानम समिति द्वारा की गई थी, ये भी बात सही है। अब इससे पहले हमने एक चीज़ और बताई थी, सीआईसी की कि सीबीसी, सीबीसी है। ठीक है, तो सीबीसी और सीबीआई संस्थानम समिति की रिपोर्ट पे इनको गठित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, सी हो जाएगा। और ये 2003 की बात होगी, सी इसका सही उत्तर बहरहाल। चलिए, सीबीआई एक सांविधिक निकाय नहीं है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है। ठीक है, सीबीआई की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण संस्थानम समिति द्वारा की गई थी, बात सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए अगला है फिर से एनआईए का
एनआईए पर प्रश्न आया है, ठीक है। देखिए कौन सा कथन सही, हमें ये बताना एनआईए के बारे में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। देखते हैं कौन सा कथन सही है। एनआईए को संसद के अधिनियम द्वारा नवंबर 2008 में मुंबई अटैक के बाद बनाया गया था, तो बात सही है, ठीक है। एनआईए को उसके बाद बनाया गया था 2008 का, मुंबई जब हमला हुआ था नवंबर में वो भी हुआ था, ठीक। एनआईए कुछ कानूनों के तहत अपराधों से संबंधित है जिनमें परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 भी शामिल किया गया है। तो एनआईए कुछ कानूनों के तहत अपराध से संबंधित है जिनमें परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 भी शामिल किया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसके सही उत्तर हो जाएगा सी ही रहता है लगभग, हाँ सी है इसका सही उत्तर, ठीक है ना। इसका सही उत्तर सी है, देखना। नवंबर 2008 मुंबई टेरर अटैक हुआ, उसके बाद बनाया गया, फिर इसमें कुछ अपराध आते हैं कौन कौन से, उसमें एक परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का भी शामिल किया गया है, ये चीज़ है, ठीक है। ये क्या है, सेट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। सेट के बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं मतलब गलत पूछा गया है। तो देखते हैं कौन सा कथन गलत है भाई। 1985 का प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण सेट स्थापित करने का अधिकार देता है, सही है, ठीक है। 1985 का समय है, ध्यान रखना है। प्रशासनिक अधिकरण न्यायाधिकरण अधिनियम केंद्र सरकार को देता है राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर। केंद्र सरकार को देता है कौन, 1985 का जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम है वो केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है, ध्यान रखना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सेट जो है राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती सभी सेवा मामलों के संबंध में मूल अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही, इसका सही उत्तर इसलिए डी हो जाएगा, ठीक है। डी इसका सही उत्तर है। 85 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता, बात सही है। सेट राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती सभी सेवा मामलों के संबंध में मूल अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है, ये भी बात सही है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है, अब सेट पढ़े तो कैट भी पढ़ना जरूरी है, देखते हैं क्या है। राज्य का पढ़ा तो केंद्र का भी पढ़ना जरूरी है, चलिए इसका भी देखते हैं क्या भाई। इसमें बताना है कि लोक सेवकों की भर्ती सेवा मामलों के संबंध में मूल अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है, कौन सा उत्तर सही है इसमें। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण लोक सेवकों की भर्ती और सेवा मामलों के संबंध में मूल अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है, ठीक। तो क्या क्या उपयोग करता भाई, देखिए रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारी, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी की नहीं बात होगी इसमें, ठीक है। संसद का सचिवीय अधिकारी, सचिवीय अधिकारी कौन, यही इसी में से आते हैं ना। राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए जब सेट अलग से बनाया गया, कैट में क्यों आएंगे लोग, ठीक है। तो पहला और तीसरा इसका सही उत्तर है, ठीक है। पहला ए इसका सही उत्तर है, ए इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। कैट भर्ती उसके द्वारा कवर किए गए लोक सेवकों के सभी सेवा मामलों के संबंध में मूल अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है, इसका अधिकार क्षेत्र अखिल भारतीय सेवा, ध्यान रखना है, केंद्रीय नागरिक सेवा, केंद्र के अधीन नागरिक पद, रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारियों तक फैला हुआ। हालांकि रक्षा बलों के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी, नौकर, संसद सचिवीय कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आते हैं। कौन कौन, रक्षा बल सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी हों, नौकर हों, संसद सचिवीय अधिकारी कोई भी हो, ये सब इसके दायरे में नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड, भारत ने किया है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के में निवेश करने के लिए ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड लॉन्च किया है, GGEF के संबंध में कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो देखते हैं कौन सा कथन इसमें सही है, ठीक है। तो देखिए कौन सा कथन सही, भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक संयुक्त कोष है, बात गलत है, ठीक है।
इसका उद्देश्य भारत में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के वित्त पोषण का लाभ उठाना है। बात सही है। संयुक्त निधि की स्थापना NIIF के तहत की जाएगी, ये बात सही है। ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। तो इसलिए दूसरा तीसरा इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। भारत और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं, ठीक है। इसमें यूके है, यूनाइटेड किंगडम। यूके इंडिया फंड के लिए एक अर्ली मार्केट एंगेजमेंट शुरू करने की घोषणा की, जिसका नाम ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड है। अभी जल्दी में हुआ होगा, ठीक है, करंट अफेयर है। उद्देश्य भारत में हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए लंदन शहर से निजी क्षेत्र के निवेश का लाभ उठाना होगा। इसमें 120 मिलियन यूरो का निवेश होगा। यूरो है, पाउंड है, ठीक है, जो भी हो ध्यान रखना है। 120 मिलियन तक निवेश करेंगे ये लोग। संयुक्त निधि जो है NIIF ढांचे के तहत स्थापित किया जाएगा, ये भी बात सही है, ठीक है। जिस चलिए अगला प्रश्न है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में ना तो SAT की बात हो रही, ना तो कैट की बात हो रही, ठीक है, ना तो सैट की बात हो रही, ना तो कैट की बात हो रही, सिर्फ प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात हो रही यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखते कौन सा स्टेटमेंट सही इसमें। इन्हें 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया, तो बात सही, अभी हमने पढ़ा भी था, ठीक है। 323B वाला 14 का, ठीक है ना, प्रशासनिक न्यायाधिकरण भाग 14 का है, ठीक है ना। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, सही है। ये न्यायाधिकरण केवल केंद्र राज्यों की सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए गठित की जा सकती, बात सही है, ठीक है ना, सही है। केवल केंद्र राज्यों की सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय के प्रमुख पालन, नहीं, दूसरा गलत है, दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है, ठीक है। तीसरा, ये न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय के प्रमुख का पालन करते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, पहला और तीसरा सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहला और तीसरा सही, 42 में गठित किया गया था ये सही उत्तर है इसका। देखिए क्या है, मूल संविधान में प्रावधान नहीं थे न्यायाधिकरण के बारे में, ठीक। 76 का 42वां संशोधन आया, फिर 14A को जोड़ा गया, 14A को जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखना है। ट्रिब्यूनल के रूप में हकदार, इसमें केवल 2 लेख, कौन कौन से? अनुच्छेद 323 प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के साथ एक व्यवहार, और 323B, ये 323A है, ठीक है, 323A और 323B, ठीक है। एक तो व्यवहार और दूसरा काम करना। 323 संसद को केंद्र, 323A है, गलत हो गया है, 323A है, ध्यान रखना है। केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निगम, अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों की सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों की भर्ती, शर्तों संबंधित विवादों के स्थान के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का अधिकार देता है, तो ध्यान रखना, ठीक। ये ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। 1908 में जो सिविल प्रक्रिया संहिता लाई गई थी उससे ये बाध्य नहीं, बधे हुए नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करते हैं। तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे काम करते हैं, किसी भी कानून से बधे हुए ना, मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से बधे हुए नहीं है, ठीक है। आगे भी एक कुछ क्या आप जानते हैं, देखते हैं क्या आप जानते हैं क्या। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार अखिल भारतीय सेवा, अभी हमने पीछे बताया था केंद्रीय, कैट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, CAT की बात हो रही है। अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय नागरिक सेवा, केंद्र के अधीन नागरिक पद, रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारियों तक फैला हुआ है, लेकिन रक्षा बल सदस्य, अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के सेवक, अभी हमने पीछे हमने बताया था, ठीक है। बहरहाल इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए GST के बारे में देखते हैं क्या है भाई। GST मुआवजा उपकर को आकर्षित करता है, कौन कौन भाई इसमें देखना है। तो देखिए, कोयला भी है, वातित पेय भी है, ठीक है, वातित पेय जानते होंगे आप लोग, और उसके बाद तंबाकू युक्त सिगरेट भी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तीनों सही है। देखिए डी इसका सही उत्तर, हाँ। GST क्षतिपूर्ति उपकर एक लेवी है जो नियमित GST करों, CGST हो या SGST, अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर IGST के अलावा लागू होगी। GST उपकर कुछ अधिसूचित वस्तुओं की आपूर्ति पर लगाया जाएगा जो ज़्यादातर लग्जरी
और डीमेरिट श्रेणी से संबंधित होंगी। जीएसटी उपकर उन राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए लगाया जाता है जिन्हें जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राजस्व का कोई नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कौन सा सामान जीएसटी सेवा को आकर्षित करेगा ये देखते हैं, देख लेते हैं सब लोग इसको एक बार अच्छे से। देखिए, एक तरफ तो आइटम दिया गया है, आइटम मतलब वस्तु, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे लिखा गया आइटम, ठीक है ना। और एक तरफ जीएसटी सेल सीलिंग, देखते हैं क्या है। देखिए, ये है कोयला 400 रुपया पर टन, 1 टन पे 400 रुपया। पान मसाला 60%, वातित पेय पे 15%, मोटर वाहन इंजन सीसी और लंबाई के अनुसार उनमें अलग अलग रहेगा। ठीक है, मोटर वाहन में सीसी का मतलब रहेगा और उनके लंबाई के अनुसार रहेगा। ठीक, डीजल से चलने वाले मोटर वाहन 3% है। तंबाकू के साथ सिगरेट जो है वो 36% है, प्लस 4170 रुपया प्रति हजार। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो किस पे कितना लग रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, संरक्षण आश्वासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा संरक्षण आश्वासन? बाघ मानक संरक्षण आश्वासन। क्या है? बाघ मानक संरक्षण आश्वासन। ठीक है, देखते हैं क्या है। ये मानदंड का एक सेट है जो बाघों की जांच करने की अनुमति देता है कि क्या उनका प्रबंधन सफल बाघ संरक्षण को बढ़ावा देगा। बात सही है या फिर गलत है? सही बताना हमें। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि उनके संरक्षण को बढ़ावा देगा। ठीक है। दूसरा है, लैंसडाउन वन प्रभाग भारत का एकमात्र स्थल है जो सीए या टीएस स्वीकृत है। मतलब सीए टीएस स्वीकृत एकमात्र स्थल है भारत का, नाम है उसका लैंसडाउन। लैंसडाउन कहाँ पड़ेगा? तो उत्तराखंड में है। यूके यहाँ बोल देंगे हम। इस वाले यूके का मतलब उत्तराखंड है, उस वाले यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम था। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही उत्तर। हाँ, देखते हैं क्या है। सीएटीएस को सरकारों संरक्षण संगठनों के बीच प्रभावी प्रबंधन के स्तर का आकलन करने के लिए एक साझेदारी के माध्यम से बड़ी बिल्ली की सुरक्षा, बड़ी बिल्ली बाघ के लिए कड़े संरक्षण प्रक्रियाओं की आवश्यकता के जवाब में विकसित किया गया था। ठीक है, आज तक क्या हुआ? 3 साइट है। कौन कौन सी? अभी वर्तमान में उत्तराखंड में लैंसडाउन वन प्रभाग, नेपाल में चितवन और रूस में है सिखोट एलिन नेचर रिजर्व। लैंसडाउन, चितवन नेशनल पार्क नेपाल और रूस में सिखोट एलिन नेचर रिजर्व। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इनको दर्जा मिला है सीए या टीएस का। सीए टीएस मानदंड का एक सेट है जो बाघ साइटों को जांचने की अनुमति देता है कि क्या उनका प्रबंधन सफल बाघ संरक्षण को बढ़ावा देगा। सीए टीएस 7 स्तंभ है, ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रबंधन गतिविधि 17 तत्व इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, सीएटीएस को बाघ संरक्षित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया था। आधिकारिक तौर पर 2013 में लॉन्च किया गया है। इसमें TX2 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ध्यान रखना है। 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है। कब? 2022। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन FRA की स्थिति विश्व के वन संसाधनों की प्रवृत्तियों पर रिपोर्ट जारी होती है तो उसे कौन जारी करता है ये बताना हमें। उसको जारी कौन करता है? FAO, UNCCD, WEF या फिर UNEP? तो हम बता दें कि इसका सही उत्तर है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। ध्यान रखना, रोम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, देखते हैं क्या है। ये सही उत्तर। हाँ, वैश्विक वन संसाधनों मूल्यांकन दुनिया के वन संसाधनों की स्थिति रुझानों पर रिपोर्ट करता है। इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन वानिकी विभाग FAO का वानिकी विभाग करता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों के संरक्षण के अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा कथन सही नहीं मतलब गलत पूछा गया है। अब बताते हैं कौन सा कथन गलत है इसका।
तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के सदस्य के रूप में नियुक्ति, व्यक्ति उस पद से 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा जिस दिन वह अपने कार्यालय में प्रवेश करेगा। तो गलत है कि सही है? गलत है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, दिल्ली के केंद्रीय क्षेत्र के मामले में मानवाधिकारों से संबंधित कार्यों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निपटाया जाएगा, ये बात सही है। तो दूसरा सही है भाई, पहला स्टेटमेंट गलत, सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, गलत पूछा गया था, ठीक है, ए सही उत्तर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस पद से 3 साल है, 5 साल नहीं 3 साल है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अवधि के लिए पद धारण जिस दिन वो अपने कार्यालय में प्रवेश करता है, ठीक। दिल्ली के केंद्रीय क्षेत्र के मामले में मानवाधिकार से संबंधित कार्यों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निपटाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखते हैं कौन सा कथन सही इसमें। देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त उस पद से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगी जिस दिन वह अपने कार्यालय में प्रवेश करेगी, इसका भी नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। 5 साल की अवधि नहीं है। मुख्य सूचना 5 साल 65 साल है ना, ऐसे है। मुख्य सूचना आयुक्त को वेतन भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समान ही होते हैं, सही है, गलत है, भी है। मुख्य चुनाव आयुक्त के समान क्यों होंगे? तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका डी उत्तर है, देखते क्या है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है इनका कार्यकाल, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की सेवा के लिए अन्य नियम शर्तों के लिए देय वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ना कि चीफ इलेक्शन मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा के जितना उनका होता है उतना इनका ना होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मसलिन वुमन। मसलिन वुमन क्या भाई? राइट्स ऑन मैरिज, मतलब शादी के अधिकार का अधिकार शादी के अधिकार का अधिकार अधिनियम 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो मुस्लिम है, मुस्लिम वीमेन, लिखने में गलती हो गई, मुस्लिम महिला, ठीक है। राइट ऑन मैरिज अधिनियम 2019 के बारे में बताना है। क्या बताना, कौन सा कथन सही है कि गलत बताना, सही बताना है, ठीक है। चलिए देखते क्या है भाई। देखिए, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, सही है या फिर गलत है? क्या ये मुस्लिम वीमेन, ठीक है। देखते हैं क्या है। जम्मू कश्मीर छोड़ के पूरे भारत में लगा हुआ है, तो सही है या फिर गलत है? बात सही है। यह अधिनियम लागू नहीं होता है जब एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर तलाक का उच्चारण लिखित रूप में होता है, तो गलत है ये। जब तलाक होगा तभी तो लागू होगा, ठीक है। तो इसका सही पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक। जम्मू कश्मीर में नहीं लागू है, ठीक। मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर तलाक की कोई भी उच्चारण शब्दों द्वारा या तो लिखित इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य तरीके से हो, जो भी हो वो शून्य और अवैध होगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है, ठीक है। देखते हैं। देखिए, जैसा कि अधिनियम एक विकल्प प्रदान नहीं करता, एक नाबालिग बच्चे को ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचान का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक आवेदन करने के लिए 18 साल तक इंतजार करना पड़ता है जिला मजिस्ट्रेट को। तो सही है या फिर गलत है? तो भाई गलत है, ठीक है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री अधिनियम में उल्लेखित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि गलत पूछा गया है और दोनों ही गलत हैं इसके, ठीक है, सी है। देखते हैं क्या है। देखिए, नाबालिग बच्चे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ही काम करते हैं। ऐसे बच्चे के माता पिता अभिभावक द्वारा ही किया जाता है।
ध्यान रखना, ठीक है। माता पिता उनके या अभिभावक जब वो आवेदन कर देते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार ऐसा कर दिया जाता है, ठीक, प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, ठीक है। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के प्रभारी मंत्री अधिनियम में उल्लिखित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के पदेन अध्यक्ष रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ये इस तरीके से सही है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ध्यान रखना, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की बात हो रही है, प्रभारी उसका रहेगा वही बनेगा इसमें, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, हथियार संशोधन अधिनियम 2019। अगला प्रश्न है हथियार संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है। ये सब क्या है, करंट अफेयर से रिलेटेड संबंधित है सवाल, तो ध्यान रखना थोड़ा सा इन पे। हथियार संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में बताना है कौन सा कथन क्या पूछा, सही पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं, देखिए यह आग्नेय अस्त्रों और गोला बारूद के अधिग्रहण के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण की समय अवधि को 5 साल से घटाकर 3 साल कर देता है। सही है या फिर गलत है? देखिए 5 साल से घटा के 3 साल करने का कोई भी विकल्प नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा क्या भाई, अब दूसरा भी देख लेते हैं। जो भी बल का उपयोग करके पुलिस हथियारबंद बलों से आग्नेयास्त्र लेता है जो एक शब्द के लिए मतलब कारावास के साथ दंडनीय होगा जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। ये बात सही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही पूछा गया था तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत था, देखते हैं बी इसका सही उत्तर। हाँ देखिए क्या है इसमें कि इसमें गोला बारूद अधिग्रहण के लिए लाइसेंस नवीनीकरण 3 साल से 5 साल कर दिया गया। 5 से 3 नहीं, 3 से 5 हुआ है, ठीक है। जो भी ऐसा करता है अपने बल के दम पे, अपने बल पे मतलब ताकत दिखा के, तो क्या होगा, उनको आजीवन कारावास भी हो सकता है, 10 साल की सज़ा हो सकती है और उसके साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही बताना है। तो हालांकि पहला स्टेटमेंट, हालांकि संविधान ने अलग निर्वाचक मंडल की प्रणाली को छोड़ दिया है। संविधान ने अलग निर्वाचक मंडल की प्रणाली को छोड़ दिया है, लेकिन यह लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था प्रदान करता है। तो सही है कि गलत है? सही पूछा गया है। तो संविधान ने अलग निर्वाचक मंडल की प्रणाली को छोड़ दिया है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करके, ऐसा है क्या? गलत है पहला स्टेटमेंट तो, ठीक है। दूसरा देखते हैं, हालांकि संविधान ने राज्यसभा के मामले आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया, लेकिन उसने लोकसभा के मामले में समान प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी है। बात सही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। बी इसका सही उत्तर। हाँ देखते हैं क्या है। संविधान सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को छोड़ दिया, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पे लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों की सीटों के आरक्षण प्रावधान करता है। बात सही है यही। संविधान ने राज्यसभा के मामले में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई है और लेकिन उसने लोकसभा के मामले में समान प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी। इसके बजाय इसने लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया है। तो ये ध्यान रखना, राज्यसभा वाले मामले में क्या हुआ कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, लोकसभा के मामले में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखते हैं कौन सा सही है। देखिए, किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता निरंतर अस्तित्व की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है। तो सही है या फिर गलत है? सही है, ठीक है। किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या फिर निरंतर अस्तित्व की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है, ठीक है ना, सही है। संविधान किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता, लेकिन निवास स्थान पर नहीं करता। तो ये भी बात सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जब सही हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना।
इतना ध्यान रखना है। चलिए, किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता निरंतर अस्तित्व की गारंटी संविधान नहीं दे रहा है। ध्यान रखना, क्षेत्रीय अखंडता निरंतर अस्तित्व की गारंटी नहीं देता। ठीक, संविधान किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, जाति ये सब तो है, लेकिन निवास स्थान पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है कि हर मंत्री का कर्तव्य है कि वह कैबिनेट के फैसलों को खड़ा करे और संसद के भीतर बाहर दोनों का समर्थन भी करे। बात सही है। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकते हैं जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। हाँ, सही बात है। ठीक है, जब किसी एक को हटाया जाएगा तो क्या होगा, उनका अपना व्यक्तिगत कर्तव्य होगा। ठीक है, और उसके नहीं तो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है ये इनका। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। हाँ, चलिए, हर मंत्री का कर्तव्य है कि वह कैबिनेट के फैसलों को खड़ा करे, मतलब संसद भीतर बाहर दोनों समर्थन करे। कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से सहमत नहीं है और वह इसका बचाव करने के लिए तैयार नहीं तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। ध्यान रखना, मंत्री अगर कैबिनेट के फैसले से सहमत नहीं है, बचाव करने के लिए तैयार नहीं तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक, राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी नहीं हटा सकते जब मंत्रिपरिषद विश्वास में लोकसभा का विश्वास प्राप्त होगा मंत्रिपरिषद को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में सही कौन सा है? राष्ट्रपति के पास चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की संख्या बढ़ाने घटाने की शक्ति होती है, तो सही है या फिर गलत है? निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, तो देखिए सही पूछा गया। राष्ट्रपति के पास चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की संख्या बढ़ाने घटाने की शक्ति होती है, सही है भाई। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश को छोड़कर एक क्षेत्रीय आयुक्त को पद से नहीं हटाया जाएगा, तो ये भी बात सही है। तो देखिए, भारत निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि पहले एक सदस्यीय था ये, कब तक? 1988 तक। ठीक है, 88 तक ही था। ठीक है, इसके बाद ये बना 3 सदस्यीय, इसी में 88 में ही बन गया 3 सदस्यीय, फिर ख़त्म कर दिया गया, उसी समय ख़त्म भी हो गया। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद ख़त्म हो गया। लेकिन फिर ये ही 1992-93 से क्या हुआ, अब यही है 3 सदस्यीय है। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 1989 में ही मतदान करने की उम्र 18 साल की गई थी। ठीक है, 21 से घटा के 18 कर दी गई थी 1989 में ही। संविधान संशोधन अधिनियम 61वां था, 61 अमेंडमेंट था, 61 अमेंडमेंट था भाई। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, सी है। हाँ, एक मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संख्या शामिल होगी, यदि कोई हो तो राष्ट्रपति समय समय पर तय कर सकते हैं। ठीक, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश को छोड़कर एक क्षेत्रीय आयुक्त को पद से नहीं हटाया जाएगा, ये भी बात सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, क्या सही बताना हमें कि कौन सा कथन सही कौन सा गलत है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि SC ST की सूचियाँ अलग अलग होती, बात सही है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ठीक, राष्ट्रपति की अधिसूचना से किसी भी जाति जनजाति का कोई भी समावेशन या फिर बहिष्करण केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, ये भी बात सही है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति की अधिसूचना होगी और संसद के द्वारा काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सही है। व्याख्या देख लीजिए, SC ST की सूची राज्य से राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेश तक भिन्न होती है। राष्ट्रपति की अधिसूचना से किसी भी जाति जनजाति का कोई भी समावेश या बहिष्करण केवल संसद द्वारा ही किया जाता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बुडापेस्ट सम्मेलन क्या है? बुडापेस्ट कन्वेंशन की बात हो रही है। सही कथन बताना है कि कौन सा इसमें सही है। यह सम्मेलन साइबर अपराध पर है। ठीक है, साइबर अपराध पर एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है। ध्यान रखना, बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी संधि है। क्या? एकमात्र कानूनी साइबर अपराध है बुडापेस्ट कन्वेंशन। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही। बुडापेस्ट कन्वेंशन को एक्सनोफोबिया और जातिवाद पर एक प्रोटोकॉल द्वारा पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से किया जाता है, ये भी बात सही हो गई। भारत के संधि में शामिल होना अभी बाकी, मतलब भारत अभी शामिल नहीं हो पाया है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है,
तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। डी डी इसका सही उत्तर हो गया। हाँ, चलिए देखते हैं क्या है। साइबर क्राइम पर कन्वेंशन, जिसे साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय कानून सामंजस्य, खोजी तकनीकों में सुधार, राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाने के द्वारा इंटरनेट कंप्यूटर अपराध साइबर अपराध का संपोषित करने की मांग करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। सम्मेलन साइबर अपराध पर एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है और यह राष्ट्र राज्यों के बीच साइबर क्राइम जांच का समन्वय करता है और कुछ साइबर क्राइम आचरण का अपराधीकरण भी करता है। साइबर क्राइम के खिलाफ व्यापक राष्ट्रीय कानून विकसित करने वाले किसी भी देश के लिए दिशा निर्देश के रूप में और इस संधि के लिए राज्य दलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। बुडापेस्ट कन्वेंशन को एक्सनोफोबिया जातिवाद पर प्रोटोकॉल द्वारा होता है। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट में ही था। 2001 में अपने गठन के बाद से भारतीय भागीदारी के लिए उत्सुकता से आह्वान किया गया है, लेकिन भारत ने इसके लिए अभी सहमति नहीं जताई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए क्या है, कौन सा सही है इसमें देखिए, संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है। नहीं है क्यों ऐसा भाई है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम IPBES को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता, सही है। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट IPBES की एक रिपोर्ट है। दोनों स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है ना, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, बी। देखिए क्या है, जैव विविधता पारिस्थितिक सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति प्लेटफॉर्म IPBES जैव विविधता संरक्षण दीर्घकालिक उपयोग, दीर्घकालिक मानव कल्याण के लिए जैव विविधता, ध्यान रखना, दीर्घकालिक मानव कल्याण के लिए जैव विविधता पारिस्थितिक सेवाओं के लिए विज्ञान तकनीकी इंटरफेस को मजबूत करने के लिए राज्यों द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय, राज्य मतलब देशों के द्वारा। स्थापना पनामा सिटी में हुई है। इसकी स्थापना पनामा में की गई 21 अप्रैल 2012 को। ठीक है, 21 अप्रैल 2012 को पनामा सिटी में इसकी स्थापना हुई है 94 देशों के द्वारा। यह संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है, संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है। हालांकि IPBES प्लेनरों के अनुरोध पर और 2013 में UNEP गवर्निंग काउंसिल के प्राधिकरण के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण IPBES को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है। जैव विविधता पारिस्थितिक सेवाओं पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट IPBES द्वारा वैश्विक जैव विविधता पर एक रिपोर्ट है, तो ध्यान रखना इसका। चलो आगे देखते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो रही है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कि भाई बताना कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखिए AIIB में 100 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं, सही है कि गलत पूछा गया है, सही पूछा गया है। ठीक है, देखिए तो इसमें 100 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं, बात सही है कि गलत है? बात तो सही है। बैंक ने निदेशक मंडल में स्थायी सीट का आनंद लेने में भारत एकमात्र देश है, तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। AIIB का एशिया के बाहर से कोई सदस्य नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए क्या ये, एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए साथ एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ये बीजिंग में इसका मुख्यालय है। 2016 जनवरी में परिचालन शुरू हुआ। दुनिया भर में 103 अनुमोदित सदस्यों द्वारा हुआ है। ठीक है, भारत AIIB की स्वीकृति परियोजनाओं में 1/4 हिस्सा है भारत का। हिस्सा 1/4 है, लेकिन लाभार्थी सबसे बड़ा है भारत, जो इसके विकास को अवसर है। भारत ने बैंक से किसी भी देश का सबसे अधिक धन प्राप्त किया है, मतलब कितना, $4.35 बिलियन। बैंक निदेशक मंडल में स्थायी सीट का आनंद लेने के लिए भारत और चीन के अलावा एकमात्र देश है, मतलब चीन है, इसके बाद भारत है स्थायी सीट के रूप में। 2017 में 57 संस्थापक सदस्यों में से एक था भारत। ठीक है,
चीन के बाद भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है, जिसका है 7.62% वोटिंग शेयर है, ठीक है। और चीन का है 26.06%। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित को ध्यान में रख के बताना है, ये जो बातें बताई गई नीचे देख के ये बताना कि इनमें से ये किसके बारे में बताई गई हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है भाई। देखिए, यह लोकप्रिय रूप से धमान के रूप में जाना जाता है, सही है। कोई चीज़ है जिसको धमान रूप में बोलते हैं, लोकप्रिय है इसी रूप में। व्यापक रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, धमान के रूप में प्रसिद्ध है। यह विभिन्न प्रकार की आदतों के लिए जल्दी से अनुकूल हो सकता है, शुष्क भूमि, खुले खेत, तटीय क्षेत्र, मीठे पानी, खारा पानी, सब में। इसे किसान मित्र भी कहा जाता है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? आम क्रेन का नाम सुना आपने कभी? लाल चावल, इसका है चूहा सांप, सही उत्तर, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? चूहा सांप, रेड स्नेक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। देखिए, किसान का दोस्त कहते हैं रेड स्नेक को। कृंतकों के क्षेत्रों से छुटकारा पाने में मदद करता है। गैर जहरीले होते हैं ये, जहरीले नहीं, अब तक हमला नहीं करेंगे जब तक उन पर हमला ना किया जाए। भारतीय रेड स्नेक पाइतास म्यूकोसा नाम है इसका, पाइतास म्यूकोसा, जिसे लोकप्रिय रूप से दमान कहते हैं, व्यापक रूप से दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। और है, विभिन्न प्रकार की आदतों के लिए जल्दी से अनुकूल हो सकता है। ये शुष्क भूमि, खुला खेत, तटीय क्षेत्र, मीठा पानी, खारा पानी, कुछ भी, आर्द्र भूमि, कहीं भी हो, अपने आप को उसके अनुकूल ढाल देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और भारत में कुछ सबसे अधिक एंटीबायोटिक प्रतिरोध दर भी है। भारत में AMR को प्रभावित करने के लिए इनमें से कौन सा सिद्ध हो सकता है? AMR एंटी माइक्रोबियल, देखो गंगा में सामूहिक स्नान सही है ठीक है। पशुधन उद्योगों में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग होता है, वो भी सही है। फिर दवा उद्योग द्वारा अपशिष्टों के अनियंत्रित निर्वहन, बात सही है। इसके सभी सही हैं, ठीक है ना। तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा गया था देखिए क्या है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में उभरा है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या है, रोगजनक बैक्टीरिया की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ अक्षम हो रहे हैं। मानव और पशु चिकित्सा प्रयोजनों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के बड़े पैमाने पर उपयोग के परिणामस्वरूप मनुष्यों और जानवरों की हिम्मत में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया का विकास हुआ, जो बाद में पर्यावरण में जारी किए जाते हैं, ठीक। भारत में एंटीबायोटिक दवाओं की व्यापक स्पेक्ट्रम, एंटीबायोटिक फिक्स्ड डोज संयोजनों, जानवरों के भोजन में एंटीबायोटिक की खपत जैसे कारक AMR में योगदान करते हैं। तीर्थ यात्रा के दौरान, गंगा में सामूहिक स्नान हो, एंटीबायोटिक माइक्रोबियल प्रतिरोध में योगदान दे सकता है। AMR से खतरे में एक सरकारी कमीशन रिपोर्ट ने ऐसा बोला है। इस तरह के प्रतिरोध को स्पष्ट रूप से भारत में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। इसे कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ अप्रभावी होने का कारण कहा जाता है, जिनमें तपेदिक भी शामिल है। गंगा में स्नान करने जैसे सांस्कृतिक कारकों के अलावा AMR के ड्राइवरों में के पशुधन उद्योग में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग दवा उद्योग द्वारा ये सब होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 तो ये भी क्या है, करंट अफेयर संबंधित है। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम या अध्यादेश 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, मतलब गलत कौन सा है, हमें भी बताना, ठीक है। देखते हैं। तो संशोधन जो है, केंद्र सरकार को कुछ असाधारण परिस्थितियों में आलू प्याज की आपूर्ति को विनियमित करने का अधिकार देता है। तो बात सही है,
आवश्यक वस्तु में आएगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा क्या है, संशोधन जो है केंद्र सरकार को गैर जोखिम वाले कृषि खाद्य पदार्थों में स्टॉक लिमिट लगाने का अधिकार देता है जब उनके खुदरा मूल्य में 100% की वृद्धि होती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या है, बी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं, बी इसका सही उत्तर। हाँ, संशोधन केंद्र सरकार को कुछ असाधारण परिस्थितियों में आलू प्याज की आपूर्ति को विनियमित करने का अधिकार देता है। ठीक है, संशोधन केंद्र सरकार को गैर जोखिम वाले कृषि खाद्य पदार्थों में स्टॉक लिमिट लगाने का अधिकार देता है जब उनसे खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि होती है। केंद्र सरकार बागवानी उत्पादों पर स्टॉक सीमा तभी लागू कर सकती है जब उसके खुदरा मूल्य में 100% की वृद्धि हो जाती है। तो ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इस तरीके से सही माने जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, बस 2 प्रश्न और हैं। ठीक है, इसके बाद छुट्टी रहेगी। द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल संशोधन अधिनियम 2020, ध्यान रखना है, द इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल संशोधन अध्यादेश 2020 के बारे में बताना कौन सा कथन सही है। अध्यादेश भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 के तहत गठित केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद को निलंबित करता है। बात सही है या फिर गलत है, तो बात सही है। इस अध्यादेश के तहत केंद्रीय परिषद के अधीक्षण की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इससे सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। इसके थोड़े प्रावधान ध्यान रखने हमें। ठीक है, अध्यादेश भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 के तहत गठित केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद को निलंबित करता है। इसके तहत केंद्रीय परिषद के अधीक्षण की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर, ध्यान रखना 1 वर्ष की बात हो रही है, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते संशोधन अध्यादेश 2020 के बारे में बताना कौन सा कथन सही है। तो भाई देखिए, मंत्रियों के वेतन भत्ते से संबंधित बात है, सही बताना है। तो प्रत्येक कैबिनेट मंत्री को वेतन भत्ते अधिनियम 1952 के तहत भुगतान किया गया सारांश भत्ता 30% तक कम किया जाएगा। कम तो किया नहीं जा रहा, बढ़ाया जा रहा अलग से। ठीक है, बहरहाल पहला स्टेटमेंट तो क्या है, सही है कि गलत है, गलत है। ठीक है, भत्ता कमी 1 से शुरू होने में 1 वर्ष की अवधि के लिए है और ये होगी अप्रैल 2021 से, तो ये भी गलत है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। प्रत्येक मंत्री को वेतन भत्ते अधिनियम 1952 तक दिए गए सारांश भत्ते में 30% की कमी की जाएगी, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 1 मिनट, ये गलत क्यों है फिर? पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक कैबिनेट मंत्री नहीं, सभी मंत्रियों के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, हम नहीं समझ पाए थे। ठीक है, दूसरा, भत्ता कटौती 1 जनवरी में शुरू होने वाले 1 वर्ष की अवधि के लिए अप्रैल 2020 कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से उत्पन्न बाध्यताओं को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया। ठीक, तो ये दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है, महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 के बारे में बताना कौन सा कथन गलत है। सही नहीं है मतलब गलत कौन सा है, ये बताना आपको। ठीक है, देखते हैं। अध्यादेश हेल्थ केयर सेवा कर्मियों, मतलब शब्द को परिभाषित, हेल्थ केयर सेवा कर्मियों को परिभाषित करता है। बात सही है कि गलत है? सही है। स्वास्थ्य सेवा कर्मियों अध्यादेश में उल्लिखित है के खिलाफ दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर जमानती योग्य है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो गलत बताना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है और गलत बताना, डी सही उत्तर है। देखिए क्या, अध्यादेश स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसे महामारी संबंधित कर्तव्यों का पालन करते समय महामारी की बीमारी का अनुबंध का खतरा होता है, जैसा कि वह प्रभावित रोगियों के संपर्क में आ सकता है। स्वास्थ्य सेवा कर्मी अध्यादेश में क्या है कि उनके खिलाफ जो दंडनीय अपराध होगा वो संज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा। तो यह प्रश्न इस तरीके से नहीं आ सकता, हो सकता है यह प्रश्न कुछ घुमा दिया जाए। कैसे घुमाया जाएगा, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
ठीक है। या हो सकता है ऐसे आ जाए कि स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ दंडनीय अपराध दे दिया गया, दंडनीय अपराध इस तरीके से दे दिया गया इतना। यहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए 4, ऐसे ही क्या क्या हो जाएंगे। यहाँ पे दिया ये संज्ञेय गैर जमानती हो जाएगा, फिर यहाँ कुछ हो ही ऑप्शन ये, तो ये सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। या फिर स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को दर्ज खिलाफ दंडनीय अपराध संज्ञेय गैर जमानती है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार कैसे करना है, तो पहला हो सकता है स्टेटमेंट ये दे दे, इसके तहत ऐसा किया गया। दूसरा ये भी दे सकता है स्टेटमेंट में कि महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 हेल्थ केयर सेवा कर्मियों के शब्द को परिभाषित करता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकते हो उठा के, मतलब घुमा घुमा के, ठीक। तो भाई आज का प्रश्न, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।